हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको पढ़ना था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, इसका कॉजेज, इसका इम्पैक्ट और नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी आपको पढ़ना है। फ्लड के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इसका पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना था। तो यूनिट 3 आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का। उसके बाद एक यूनिट और बच गया है जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है आपको, और क्लास में क्या करना है कि अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये क्लास आज का खास रहने वाला है। खास इसीलिए रहने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम इमेज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हम पढ़ेंगे उस सब में आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगा। इस तरीके का इमेज देखने को आपको मिलेगा क्लास में, ताकि आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बस शेयर कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में छोटा सा कमेंट कर देना है बस। अवनयन क्या है? सबसे पहला सवाल पूछा गया है, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि पर्यावरणीय अवनयन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, वन की गुणवत्ता में गिरावट आना। इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरणीय अवनयन कहते हैं। तो यह मुख्यतः मानवीय गतिविधियों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण आदि के कारण होता है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या कहने का मतलब है? सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पर्यावरण होता क्या है, यानी एनवायरमेंट क्या होता है। तो पर्यावरण का मतलब है कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, तो ये सब जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं तो ये सब क्या है? पर्यावरण है। तो अब जब इन चीज़ों का क्वालिटी खराब होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरणीय अवनयन कहते हैं। तो जब वायु, जल, मिट्टी, वन, ये सब का जो क्वालिटी है यानी गुणवत्ता में अगर गिरावट आने लगती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि पहले हवा साफ थी, लेकिन अब क्या है कि हवा में धुआं और धूल से हवा पूरा भर चुका है। तो इससे क्या हुआ कि हवा में प्रदूषण हो चुका है, हवा प्रदूषित हो चुकी है। तो पहले नदी का पानी भी साफ था, लेकिन अब नदी का पानी भी गंदा हो गया है और जहरीला हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि यानी इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खराब हो रही है, यानी क्या हो रही है कि पर्यावरणीय अवनयन हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये आखिर होता क्यों है, ये भी आपको समझना है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्यों है। तो इसका कुछ कारण है। तो इस मुख्य कारण इंसान की गतिविधि ही है, जैसे कि गाड़ी से धुआं आना, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और पेड़ों की कटाई करना या फिर केमिकल का ज़्यादा उपयोग करना। तो इसका मतलब है कि हम जितना प्रकृति का गलत इस्तेमाल करते हैं उतना अवनयन बढ़ता है, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उतना ही बढ़ता है। जितना इंसान अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा, उतना ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इसका असर क्या होता है ये भी आपको जानना है कि अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये बढ़ेगा अगर, तो इससे क्या होगा? तो इससे होगा कि सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा, तरह तरह की बीमारी होगी, पानी की कमी हो जाएगी, खेती पर भी असर पड़ेगा, जानवर और पौधे भी खत्म होने लग जाएंगे, यानी प्रकृति खराब होगी तो इंसान का जीवन भी प्रभावित हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग में पूछा गया है, पर्यावरणीय अवनयन के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हम आपको कारण भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, तो फिर भी हम आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको रीड कर लेना है। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना है कि पर्यावरणीय अवनयन का मतलब है प्रकृति का धीरे धीरे
खराब होना। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रकृति धीरे धीरे खराब क्यों होती है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है, पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जनसंख्या में वृद्धि आना। तो ये क्या, इससे पर्यावरण खराब क्यों होता है, ये भी आपको जानना है कि आखिर ये कारण क्यों है पर्यावरण खराब होने की। तो जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाना चाहिए होगा, ज़्यादा घर चाहिए होगा, ज़्यादा पानी संसाधन भी चाहिए होगा। तो इससे हम प्रकृति का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वही अवनयन की शुरुआत है। इससे क्या होगा कि अवनयन की शुरुआत यहीं से हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका औद्योगिकरण। तो फैक्ट्री क्या करती है कि धुआं छोड़ती है, तो इससे क्या होता है कि हवा खराब हो जाता है। और गंदा पानी भी फैक्ट्री क्या करती है, नदी में छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है कि नदी का पानी भी खराब हो जाता है। यानी एक ही समय में क्या हुआ कि वायु, जल और भूमि तीनों को प्रदूषित करता है। कौन करता है? तो औद्योगिकरण यानी फैक्ट्री करती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है शहरीकरण। तो ये कैसे है? तो जब शहर बढ़ता है तो पेड़ भी ज़्यादा काटा जाता है, कंक्रीट भी बढ़ जाता है और कचरा का मात्रा भी बढ़ जाता है। तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। शहरीकरण की वजह से पर्यावरण पे बहुत असर पड़ता है। अब चौथा है वनों की कटाई। तो पेड़ क्यों जरूरी है? पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देता है। जानवरों का घर ही होता है पेड़। तो जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा और जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। तो जब ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा, जीव जंतु भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि पर्यावरण क्या हुआ, असंतुलित हो गया। अब अगला पॉइंट है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। इसका कहने का मतलब है कि खेतों में जब हम ज़्यादा केमिकल डालते हैं तो ज़्यादा केमिकल डालने से क्या होता है कि मिट्टी खराब हो जाती है और पानी भी दूषित हो जाता है। मतलब खेत भी खराब हो गया और पानी भी खराब हो गया। तो ये पांचवा पॉइंट था। अब छठा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन करना, जैसे कि ज़्यादा खनन करना, माइनिंग करना, पानी का अत्यधिक उपयोग करना। तो इससे क्या होगा कि संसाधन खत्म होने लगती है और पर्यावरण बिगड़ता है। तो ओवर यूज जब हम करते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि संसाधन की कमी हो जाती है। तो यहाँ तक इसमें आपको लिखना था, पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको याद रहेगा आसानी से। तो इन सभी कारणों को अगर देखें तो एक बात क्लियर होता है इससे कि पर्यावरणीय अवनयन का सबसे बड़ा कारण इंसान की गतिविधि ही है। इसीलिए इसे रोकना भी हमारे ही हाथ में होता है। इंसान की गतिविधि की वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है, पर्यावरणीय अवनयन होना शुरू हो जाता है इंसान के वजह से ही। इसीलिए इसको इंसान ही रोक सकता है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि पर्यावरणीय अवनयन के प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पर्यावरणीय अवनयन की वजह से क्या क्या असर होता है ये आपको पढ़ना है। इसमें भी पॉइंट वाइज दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि जब पर्यावरण खराब होता है तो उसका असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं पड़ता है बल्कि हमारे जीवन, जानवरों पर भी पड़ता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले किस पे प्रभाव पड़ता है? तो मानव स्वास्थ्य पे पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो जब हवा और पानी साफ नहीं होता है तो इससे क्या होगा कि जब गंदा हवा आपको मिलेगा तो इससे क्या होगा कि आपको बीमारी होगा, कई तरीके की, आपको खांसी भी हो सकती है, दिल की बीमारी भी हो सकती है, बहुत तरीके की बीमारी आपको गंदे हवा की वजह से होगा। और गंदा पानी की वजह से क्या हो जाता है कि हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि सीधा असर हमारी सेहत पे ही पड़ता है। जब पानी और हवा गंदा हो जाता है तो मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है जल संकट यानी वाटर क्राइसिस। तो जब नदियाँ या तालाब गंदे हो जाते हैं, पीने का पानी भी कम हो जाता है और साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, यानी भविष्य में पानी की भारी कमी हो सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? जल संकट।
अब तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब मिट्टी खराब हो जाता है तो फसल कम उगती है और उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। इससे क्या होगा, खाद्य संकट पैदा हो जाता है, फूड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चौथा पॉइंट है जैव विविधता का नुकसान। तो जैव विविधता का नुकसान भी होता है। तो जब पर्यावरण बिगड़ता है, जानवरों का घर खत्म हो जाता है, कई प्रजाति विलुप्त हो जाती है। इससे क्या होता है कि इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब अगला पॉइंट है कि जलवायु में परिवर्तन आता है, यानी क्लाइमेट चेंज भी होता है। तो पर्यावरण खराब होने से तापमान बढ़ जाता है, बारिश अनियमित तरीके से होने लग जाती है, सूखा और बाढ़ भी बढ़ जाता है, सूखा भी आ जाता है, बाढ़ भी आने लग जाता है, यानी मौसम भी असामान्य हो जाता है। अब अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो जब संसाधन कम हो जाती है तो खेती भी प्रभावित होता है, उद्योग भी प्रभावित हो जाता है। तो इससे देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है, यानी प्रोग्रेस देश का रुक जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द मेजर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये बात भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं होता है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी भी होती है कि पर्यावरण को हम बचा करके रखें। इसीलिए इसमें सामूहिक प्रयास बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, कलेक्टिव एफर्ट होना जरूरी होता है। कोई एक इंसान पर्यावरण को ख़त्म होने से नहीं रोक सकता है, इसको खराब होने से नहीं रोक सकता है। सभी लोग मिलकर के कोशिश करेंगे तभी हम इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वनों का संरक्षण या वृक्षारोपण करना है आपको। तो पेड़ क्यों जरूरी है, क्योंकि पेड़ हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, हवा को शुद्ध करती है। जितना ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, पेड़ लगाना है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, इसका कहने का मतलब है कि जैसे सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी हो गया, तो ये प्रदूषण नहीं फैलाती है और ख़त्म भी नहीं होती है ये, इसीलिए इन्हें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो सोलर एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण ये ख़त्म भी नहीं होगा और इंसान को अच्छे तरीके से इसका लाभ भी मिलेगा। तो सख्त कानून, अब तीसरा पॉइंट है सख्त कानून, यानी सरकार को चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई करे, नियमों का सही पालन करवाए। बिना कानून के नियंत्रण करना इस पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कानून भी हमें बनाना चाहिए ताकि कोई भी प्रदूषण न फैलाए और नेचर को प्रभावित न करे। अगला पॉइंट है कचरा प्रबंधन। इसका कहने का मतलब है कि कचरे को अलग अलग करना, उसे दोबारा उपयोग करना, इससे प्रदूषण कम होता है और संसाधन भी बचता है। अगला पॉइंट है कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, आज की ज़रूरत पूरा करो लेकिन भविष्य को नुकसान न पहुंचाना। आज का डिमांड भी आपको पूरा करना है लेकिन भविष्य के लिए भी बचा करके रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। जैसे कि पानी बचाना, अगर आज हम क्या करेंगे, उतना मात्रा में पानी यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए होता है, और भविष्य के लिए भी अगर हम बचा करके रखेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन भी उस पानी का उपयोग कर पाएगा, उसको भी पानी का कमी महसूस नहीं होगा। अब अगला पॉइंट है कि जन जागरूकता। इसका कहने का मतलब है कि अगर लोग समझदार बनेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, पेड़ लगाएंगे और पानी बचाएंगे, तभी असली बदलाव आएगा। तभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है एक ही बात, इसमें आपको सबसे ज़रूरी बात याद रखना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार, समाज, हर व्यक्ति का योगदान होना जरूरी होता है। अब अगला सवाल है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है आपको ये समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक सिंपल बात आपको समझना है एक लाइन में कि पर्यावरणीय
अवनयन और सतत विकास एक दूसरे के अपोजिट भी है और कनेक्टेड भी है। तो कैसे है, तो ये भी आपको समझना है। तो पर्यावरणीय अवनयन क्या करता है, ये क्या करता है कि जब हम पेड़ काटते हैं या फिर पानी ज़्यादा खर्च करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं पर्यावरणीय अवनयन। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरणीय अवनयन। इसमें हम क्या करते हैं कि भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन सतत विकास में क्या होता है कि सतत विकास में सतत विकास हमें सिखाता है कि आज की जरूरत को पूरा करो, लेकिन कल को नुकसान मत पहुंचाओ, कल के लिए भी बचा करके रखो। मतलब है इसका कि संसाधनों का संतुलित मात्रा में उपयोग करो, प्रकृति की सुरक्षा के साथ विकास करो। तो ये कहने का मतलब है सतत विकास का, लेकिन पर्यावरणीय अन्वय का कहने का मतलब कुछ और ही है। तो दोनों के बीच अगर हम बिना सोचे समझे संसाधन का उपयोग करेंगे तो अवनयन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम समझदारी से उपयोग करेंगे तो सतत विकास होगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सोलर एनर्जी का अगर हम उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा, अगर हम पेड़ लगाएंगे ज़्यादा तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, अगर हम पानी बचाएंगे तो भविष्य भी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ये सभी क्या करते हैं कि ये सभी सतत विकास के उदाहरण हैं जो अवनयन को रोकते हैं। अब इसमें याद रखने वाला बात क्या है, तो याद रखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि सतत विकास ही पर्यावरणीय अवनयन का सबसे अच्छा और स्थायी समाधान है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और विकास भी चलता रहता है। आई होप कि आपको ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट जो आपके सिलेबस में दिया गया था कि नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी आपको पढ़ना था, तो अब उसी पॉइंट से क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं कि आपको समझना है कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है। तो सिंपल भाषा में समझना है कि प्राकृतिक आपदा वह घटना होती है जो प्रकृति के कारण होती है, जिससे जान माल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि इससे क्या होता है कि जान को खतरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ की। बाढ़ का एग्जाम्पल हम लेंगे तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या नदी का पानी बढ़ जाता है, पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, घर भी डूबने लग जाते हैं, फसलें भी खराब होने लग जाते हैं और लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि बाढ़ आ गया। अब दूसरा हम बात करेंगे सूखा की, यानी ड्रॉट की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है, खेती नहीं हो पाता है, पीने का पानी कम हो जाता है, लोग और जानवर भी परेशान हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि सूखा पड़ गया है। सूखा, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉट इंग्लिश में। अब अगला पॉइंट है भूकंप। भूकंप का क्या मतलब है, तो जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जमीन हिलने लगती है, इमारत गिर जाते हैं, सड़क भी टूट जाते हैं और जान को खतरा भी होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप। ये आपको याद रखना है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा अचानक आती है और बड़े स्तर पर नुकसान भी पहुंचाती है, ये बात आपको याद रखना है। तो नेचुरल डिजास्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये देखिए, ये है आपका फ्लड का इमेज, यानी बाढ़ का इमेज। आई होप कि आपको इससे याद रहेगा। तो बाढ़ के कारण, प्रभाव और निवारण आपको बताना है कि बाढ़ किन कारणों की वजह से आता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज़ आपको बताना है इसमें। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि किन कारणों की वजह से बाढ़ होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बाढ़ तब आती है जब पानी अपनी सामान्य सीमा से बाहर निकल कर के जमीन पर फैल जाती है। तो बाढ़ आने का क्या कारण होता है, आपको जानना है कि बाढ़ आने का क्या कारण होता है। तो बाढ़ आती क्यों है, तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होता है, नदी का जल स्तर अगर बढ़ जाता है या फिर बांध अगर टूट जाती है
या फिर पेड़ों की कटाई ज़्यादा मात्रा में होने लग जाती है। जब ये सब होता है तो पानी को जगह नहीं मिलती है और वह क्या करती है कि फैलने लग जाती है। तो फैलते फैलते इतना ज़्यादा फैल जाती है कि बाढ़ आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, यानी प्रभाव की। तो बाढ़ आने की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाढ़ का असर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो घरों का नाश हो जाता है, बहुत सारे घर होते हैं जो कि डूब जाते हैं, फसलों का भी नुकसान होता है, लोगों की जान का खतरा भी होता है, गाय, इंसान, इन सभी के जान का खतरा होता है, जानवरों को भी खतरा होता है, इंसानों को भी, पेड़ पौधे, फसल, ये सभी चीज़ खराब हो जाते हैं बाढ़ आने की वजह से। तो बीमारियां भी होती है हमें, क्योंकि बाढ़ का गंदा पानी कहीं कहीं पे जम जाता है। इसी वजह से सड़क और संचार का व्यवस्था भी बंद हो जाता है, मतलब पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाती है बाढ़ आने की वजह से। तो हम अब जान चुके हैं कि बाढ़ का मतलब क्या है, बाढ़ किन कारणों की वजह से आता है और इसके आने की वजह से क्या क्या प्रभावित होता है, ये भी हम जान चुके हैं। तो अब हम जानेंगे इसका निवारण, कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो बाढ़ को पूरी तरह रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नुकसान कम किया जा सकता है। तो नुकसान कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तटबंध या बांध बना सकते हैं, पानी निकासी की सही व्यवस्था कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो पहले से चेतावनी भी लोगों को दे सकते हैं, तो इससे लोगों को समय पर सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका फ्लड का पूरा कंप्लीट हो गया, इतना ही लिखना था, बाकी आपको वहाँ पे रीड कर लेना है, हम एक एक चीज़ समझा चुके हैं। तो ये जो इमेज है ये है आपका ड्रॉट का एक इमेज, यानी जब सूखा पड़ जाता है तो इसी तरीके से ज़मीन हो जाता है। तो ड्रॉट का ये इमेज है, यहाँ पे देखिए सूखे के कारण। तो ये है सूखा का एग्जाम्पल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इमेज में कि सूखा कैसे पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे सूखे के कारण क्या होता है, इसका प्रभाव और इसको कैसे रोका जा सकता है सूखा पड़ने से। तो अब हम इसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सूखा क्या होता है, यानी ड्रॉट होता क्या है। तो ड्रॉट तब होता है जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और पानी की कमी हो जाती है। तो सूखा पड़ने का क्या कारण होता है, सूखा आखिर पड़ता क्यों है। तो बारिश की कमी की वजह से, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, या पेड़ों की कटाई ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, पानी का ज़्यादा उपयोग हो जाता है, यानी जब पानी का संतुलन बिगड़ जाता है तो सूखा पड़ने लग जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सूखा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूखे का असर बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, पानी की कमी की वजह से पानी का कमी हो जाता है, खेती भी खराब हो जाता है, भोजन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि पानी अगर नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो भोजन हमें कहाँ से मिलेगी। तो गरीबी और भुखमरी की समस्या भी होती है, पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि पशुओं को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। खास करके गांव में इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं। तो अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, यानी इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सूखे को कम कैसे किया जा सकता है। तो वर्षा जल संचयन किया जा सकता है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। वर्षा की पानी को क्या किया जा सकता है कि स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो आधुनिक सिंचाई कर सकते हैं, यानी ड्रिप इरिगेशन हम कर सकते हैं, सूखा रोधी फसलें लगा सकते हैं, पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं, इससे पानी बचाया जा सकता है और सूखे का असर भी कम होता है। तो इसमें आपको एक ही बात याद रखना है कि सूखा पानी की कमी से होता है, इसीलिए पानी का सही उपयोग और संरक्षण ही इसका सबसे बड़ा समाधान होता है। तो आपको क्या करना है कि पानी को बचा करके रखना है, तभी जाकर के सूखा से हम बच सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ये अर्थक्वेक का आपका यहाँ पे इमेज है, देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। अर्थक्वेक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप। तो ये भूकंप का ही इमेज है। तो भूकंप क्या होता है ये तो आप पहले ही डेफिनेशन देख चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही बात समझना है कि भूकंप वह स्थिति है जब अचानक जमीन हिलने लगती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि भूकंप आ गया। तो भूकंप आने के क्या कारण होते हैं। तो भूकंप आने के बहुत सारे कारण होते हैं। भूकंप आता क्यों है। तो पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं या खिसक जाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा से जमीन क्या करती है, हिलने लग जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अर्थक्वेक के
आने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप का असर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे क्या होता है कि इमारतें गिर जाती है, यानी घर गिरने लग जाता है, लोगों की जान को भी नुकसान पहुंचता है, सड़क और पुल भी टूट जाते हैं, आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिलती है, लोगों में डर और घबराहट का माहौल भी देखने को मिलता है, यानी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है भूकंप की वजह से। तो अब हम इसके लिए हम क्या सेफ्टी मेजर कर सकते हैं, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं, सुरक्षा के लिए क्या हम उपाय अपना सकते हैं। तो भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बचाव किया जा सकता है। तो भूकंप रोधी भवन बना सकते हैं आप, आपातकालीन तैयारी भी कर सकते हैं आप पहले से ही, इमरजेंसी किट पहले से ही आपको तैयार रखना चाहिए भूकंप से बचने के लिए। सुरक्षित स्थान में आपको चले जाना चाहिए जब भी भूकंप आए, यानी टेबल के नीचे चला जाना चाहिए या फिर खुला स्थान में आपको चला जाना चाहिए। तो लोगों में जागरूकता होना चाहिए, भूकंप के लिए लोग जागरूक होने चाहिए, लोगों के पास इतना नॉलेज हो कि लोग क्या कर सके कि भूकंप से बच सके। तो सही तैयारी से जान बचाई जा सकती है। तो इसको आपको पूरा रीड कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको रीड करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि प्राकृतिक आपदा सिर्फ उस समय ही नुकसान नहीं करती है, बल्कि उनका असर लंबे समय तक ही रहता है। यानी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो ऐसा नहीं है कि जब आई उसी वक्त नुकसान किया और बाकी आगे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक आपदा आने से क्या होता है कि वो लंबे समय तक वो नुकसान में इंसान को डाल देती है। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्राकृतिक आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे। जब बाढ़ आती है या सूखा आता है या भूकंप आ जाता है तो लोगों की जान चली जाती है, घर टूट जाते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, यानी जीवन पूरी तरह बदल जाता है इन प्राकृतिक आपदा की वजह से। दूसरा पॉइंट है मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। तो आपदाओं के बाद लोगों को डर या तनाव होता है, सुरक्षा की भावना बढ़ती है, तो ये असर लंबे समय तक रहता है। तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। तो आपदा अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाती है, खेती खराब हो जाता है, उद्योग भी बंद हो जाता है, व्यापार भी प्रभावित होते हैं, तो देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। और चौथा पॉइंट है कि सरकार पर इससे बोझ भी पड़ता है। तो आपदा आने के बाद राहत होता है, राहत दिलाने का काम सरकार का होता है और पुनर्वास करना भी सरकार का ही काम होता है। तो इन सब पर सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इतना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सभी चीज़ के बारे में। तो पिछले क्लास में भी हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है, इसीलिए अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। आप सभी को क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। शादी वादी वो तो चलते रहेगा, बस आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई का समय एक बार निकल गया तो दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शादी वादी वो तो होते रहता है हमेशा, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, वायु और जल प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो सबसे बेसिक आपको समझना है, बेसिक बात कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है कि जब हवा, पानी और जमीन गंदी या हानिकारक हो जाती है, यह ज़्यादातर मानव गतिविधियों के कारण होता है। ये क्या होता है, ज़्यादातर मानव गतिविधि के कारण ही होता है, उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का क्या मतलब है, वायु प्रदूषण का मतलब है कि जब हवा में धूल, धुआं, जहरीली गैस मिल जाती है तो हवा शुद्ध नहीं रहती है। तो शुद्ध नहीं रहती है तो इसी को हम क्या कहते हैं कि वायु प्रदूषण हो चुका है। तो वायु प्रदूषण होने के कारण क्या क्या है, तो पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कुछ कारण। तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, कोयला या पेट्रोल जलाना। जब हम कोई ऐसी चीज़ जलाते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक जलाते हैं, उससे गंदी हवा भी निकलती है, गंदी गैस निकलती है, तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण का असर क्या पड़ता है कि सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा, दिल की बीमारी हो सकती है, पर्यावरण असंतुलन होता है, यानी हम जो हवा लेते हैं वही हमें बीमार कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण का क्या मतलब है, वाटर पोल्यूशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। तो जब पानी में रसायन, कचरा या गंदा पानी मिल जाती है तो पानी पीने लायक नहीं बचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो
तो जल प्रदूषण का क्या कारण होता है? तो उद्योग का गंदा पानी क्या किया जाता है कि पानी में ही डाल दिया जाता है, नदी तालाब में ही फेंक दिया जाता है, पानी बहा दिया जाता है। घर का कचरा भी नदी तालाब में ही फेंका जाता है। खेतों में जो केमिकल डाला जाता है उससे क्या होता है कि पानी हमारी दूषित हो जाती है। तो इन सभी कारणों की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। तो वाटर पॉल्यूशन होने का क्या असर होता है हमारे जीवन पे? तो हमें क्या होती है, हैजा हो सकती है, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है वाटर पॉल्यूशन की वजह से, और जलीय जीवों की मृत्यु भी हो जाती है इससे, यानी पानी भी हमारे लिए खतरा बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव और नियंत्रण उपायों का वर्णन करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ इमेज दिया गया है आपको वायु प्रदूषण से रिलेटेड कुछ इमेज। एक मिनट, हाँ, वायु प्रदूषण ही हम पढ़ रहे हैं। तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड यहाँ पे इमेज दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे फैक्ट्री का सारा धुआं क्या किया जा रहा है कि बाहर छोड़ दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट दूषित हो रहा है। अब अगला कुछ और भी इमेज है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं, जहरीला गैस बाहर छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है, आपको समझना है आपको सबसे पहले कि वायु प्रदूषण का मतलब है कि जब हवा में हानिकारक पदार्थ मिलकर के उसे अशुद्ध बना देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के कारण भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अस्थमा की बीमारी हो सकती है और हृदय का रोग भी हो सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, फसल पर भी इसका असर पड़ता है, पौधों की वृद्धि भी कम हो जाती है। साथ ही यह क्या है कि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु की परिवर्तन का भी कारण बन जाती है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो स्वच्छ ऊर्जा यानी सोलर का या फिर विंड एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। वाहनों को धुआं पर नियंत्रण कर सकते हैं। उद्योग में फिल्टर लगा सकते हैं ताकि हवा क्या हो कि गंदी हवा एयर में न मिले। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इन उपायों से हवा को साफ किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है वैश्विक तापमान, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये एक इमेज यहाँ पे दिया गया है, आपको याद रहेगा इसे। अब अगला हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव और रोकथाम उपायों की व्याख्या कीजिए। तो जल प्रदूषण के बारे में आप पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण का ये एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं कि नदी तालाब में सारा कचरा फेंक देते हैं, बोतल, पानी, गंदे कपड़े, जो भी होता है सब कुछ हम ये क्या करते हैं इसी पानी में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से जल प्रदूषण हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो जल प्रदूषण का मतलब है जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिलकर के उसे गंदा या असुरक्षित बना देती है तो उसी को हम जल प्रदूषण बोलते हैं। तो जल प्रदूषण का क्या कारण होता है? तो जल प्रदूषण का कारण होता है उद्योगों का गंदा पानी यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या किया जाता है, पानी में ही फेंक दिया जाता है। तो घरों का जो सीवेज होता है उसको भी हम क्या करते हैं कि पानी में फेंक देते हैं। घर से निकलने वाली कचरा भी हम नदी तालाब में फेंक देते हैं। तो खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायन वो भी क्या करती है कि जल प्रदूषण करती है। तो ये सभी पानी में मिल करके उसे दूषित कर देती है। तो जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीने का पानी गंदा हो जाता है, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, कई प्रजाति खत्म भी हो जाते हैं। यानी पानी जो जीवन का आधार है वही हमारे लिए खतरा बन जाता है। तो अब हम इसको रोकेंगे कैसे, इस पे रोकथाम कैसे किया जाता है, इसको रोका कैसे जाता है? तो जल प्रदूषण को कैसे रोके? तो गंदे पानी का सही उपचार करना है आपको, यानी इसका ट्रीटमेंट करना है, जो कि आप नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही कर सकती है इसको। तो रसायनों का कम उपयोग करना है, ये तो आप कर सकते हैं। तो स्वच्छता बनाए रखना है, जल संरक्षण करना है। तो इन उपायों से पानी को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इन सभी तरीकों की वजह से आप कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
तो पर्यावरण प्रबंधन का मतलब है कि प्रकृति के संसाधनों जैसे कि पानी, हवा, जंगल का सही और संतुलित उपयोग करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो पर्यावरण प्रबंधन में हम संसाधनों को सोच समझ करके इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण को नुकसान से बचाते हैं, विकास करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, यानी यूज भी करो और बचाओ भी। इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण प्रबंधन, इसी को हम बोलते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना ही इसका उद्देश्य होता है और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, मतलब विकास हो लेकिन प्रकृति सुरक्षित रहे, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो पर्यावरण प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि जल, वायु और भूमि को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण प्रबंधन क्या करता है? जल को भी, वायु को भी और भूमि को भी सुरक्षित रखता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करता है और प्रदूषण को कम भी करता है और मानव जीवन को सुरक्षित भी रखता है, जैव विविधता को बचाता भी है, बायोडायवर्सिटी को बचाता है। तो भविष्य के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमारे लिए क्या फायदा का काम कर सकता है? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाता है, विकास लगातार चलता रहता है, यानी फ्यूचर हमारा सेफ रहता है। किसके वजह से सेफ रहता है? तो पर्यावरण प्रबंधन की वजह से फ्यूचर हमारा सेफ रहता है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियों और कानूनों पर प्रकाश डालिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन सा पॉलिसी, कौन कौन सा कानून बनाया गया है वो भी आपको जानना है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने कुछ नियम और कानून भी बनाए हैं ताकि हवा, पानी, जमीन को सुरक्षित रखा जा सके। तो कानून क्यों बनाए जाते हैं? सरकार ने ये कानून इसीलिए बनाए हैं ताकि प्रदूषण कम हो, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे, लोग पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, यानी कंट्रोल और प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया गया है। तो भारत में कुछ मुख्य कानून बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नाम भी दिया गया है ये सब। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कानून सबसे पहला बनाया गया है। पूरे इसमें क्या होता है कि पूरे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और दूसरा आपको बनाया गया जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, ये बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि पानी को दूषित होने से रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। और अगला बनाया गया है वायु से रिलेटेड एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तो ये क्या करता है कि हवा को साफ रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो ये कानून उद्योगों और लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। तो इन कानूनों का काम क्या है, ये बनाया क्यों गया है? तो ये क्यों बनाया गया है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका काम क्या है? तो फैक्ट्री के प्रदूषण को रोकना, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना और पर्यावरण को नुकसान से बचाना ही ये कानून का काम होता है। तो अब हम जानेंगे सरकारी योजना के बारे में कि कौन कौन सा सरकारी योजना है जो कि प्रदूषण को रोकता है। तो सरकार कुछ अभियान भी चलाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। तो साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान बनाया गया है। और दूसरा अभियान बनाया गया है ग्रेट इंडिया मिशन, यानी पेड़ लगाने के लिए ग्रेट इंडिया मिशन जैसा अभियान चलाया जाता है। तो इनका उद्देश्य है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और सुरक्षित बनाना है। तो इसमें कुछ नियम के बारे में आप जान चुके हैं और कुछ पॉलिसीज के बारे में। तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास के बीच संबंध स्पष्ट करना है आपको। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इमेज है ये। इसमें आपको लिखना क्या है? हाँ, तो अब आपको इसमें समझना है कि पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास एक दूसरे के खिलाफ भी है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। तो जब संसाधन का गलत उपयोग होता है, जब हम पेड़ ज़्यादा काटते हैं, ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, पानी और ईंधन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो पर्यावरण खराब होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है।
जब पर्यावरण खराब होता है तो इससे क्या होता है कि खेती प्रभावित होती है, स्वास्थ्य खराब होता है हमारा, प्राकृतिक संसाधन कम होती है, इससे विकास रुकने लगता है। तो सतत विकास क्या करती है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करती है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की ज़रूरत को पूरा करो लेकिन भविष्य के लिए भी बचाओ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि ज़्यादा मात्रा में हमें क्या करना है कि पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से क्या होगा कि हवा साफ रहेगा, पानी बचाना है, तो इससे क्या होगा कि भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ये सब क्या है कि सतत विकास का उदाहरण है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक लाइन में आपको याद रखना है कि सतत विकास संसाधनों के संतुलित उपयोग के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है और विकास को सुरक्षित बनाता है, सुरक्षित रखता भी है। अगर हम संतुलित के साथ विकास करेंगे तो तभी पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो आई होप कि आपको इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है वो पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था आपका यूनिट 3 से वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करना है आपको कि छोटा सा बस एक काम करना है कि दोस्तों के साथ बस शेयर कर देना है, कमेंट में बता देना है कि आज का ये क्लास आप सभी के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। इमेज के माध्यम से समझाया गया है तो अच्छे तरीके से आपको याद भी रहेगा। तो क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है।